हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाठशाला उत्तराखंड में हर एग्जाम से पहले उसके प्रैक्टिस सेट करवाता है, वैसे ही आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड पुलिस के लिए और खास करके उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक जो कि आपका क्लर्क एग्जाम है। 751 पदों पर जो एग्जाम होना है उसके लिए हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन। ये प्रैक्टिस सेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा और इसके आंसर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, यानी कि हमारे YouTube चैनल पर। इस पर हम 100 MCQ 100 जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, आंसर उनका थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पेपर का पैटर्न एक लगभग कैसा हो सकता है। जो बच्चे नए हैं, पहली बार कर रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिस सेट जरूर करनी चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना ज्यादा टाइम गवाए। और ये पूरा फॉर्मेट वैसे ही बनाया जाता है जैसे आपके एग्जाम में पेपर आता है, पाठशाला ऋषिकेश। ठीक है, तो दोस्तों पहले सवाल के साथ कोशिश करते हैं कि आपको चीजें समझ आए। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं साथ साथ कि दोस्तों यूके ट्रिपल एससी का जो 100 मार्क्स वाला जो पेपर है उसके हिसाब से यहाँ पर 100 क्वेश्चंस की बात हो रही है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन है जो हिंदी के 20 क्वेश्चन है उनको लेकर के हम शुरू कर रहे हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है ना। खग शब्द, खग सामान्यतः आपने पक्षी के संबंध में सुना होगा। ठीक है, तो यहीं से हम बात करते हैं। खग का जो अर्थ है ना वो द्विज भी है, पक्षी भी है, पखेरु भी है, मृदुल नहीं है ना। मृदुल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मृदुल खग शब्द का अर्थ नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, उम्मीद है कि आप सही से पढ़ पा रहे होंगे। भजन काहो ताते भजियो, भजियो ना एको बार, द्वारी भजन जाते कयो, सोतु भजियो गवार। उपयुक्त वाक्य में अलंकार है, यानी कि अलंकार का जो टॉपिक आपको दिया गया है उसके संबंध में सवाल है कि कौन सा अलंकार यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो, अलंकार जब भी आप करो कोशिश तो आपको यही करनी चाहिए कि ऑप्शन का आप भरपूर प्रयोग करें कि कौन सा ऑप्शन लिया जाए, कौन सा ऑप्शन लिया जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भजन काहो ताते, कहो ताते भजियो, भाजियो भजियो भजियो ना एको बार, भजियो गवार। तो यहाँ पर जो ये शब्द आपको भजियो भजियो दिख रहा है, इसके दो अर्थ यहाँ पर निकल जाएंगे। तो जब एक ही शब्द हो, शब्द एक ही हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग प्रयोग किए जाए हो, तो वहां पर आपको मिलता है यमक अलंकार। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और एक और चीज मैं आपको साथ साथ बता दूं कि कोशिश की गई है कि कम टाइम में आपको 100 क्वेश्चन करवाए जाएं। बहुत ज्यादा टाइम लेकर के अगर 100 क्वेश्चन करवाएंगे तो उसका बहुत ज्यादा लाभ नहीं रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट का हिंदी पर्याय कौन सा है। पब्लिक इंटरेस्ट एक शब्द है, तो उसका हिंदी पर्याय क्या है। लोक ब्याज, लोक कल्याण, लोक रुचि, लोकहित। तो इसका जो जो इसका हिंदी पर्याय बनेगा वो बनेगा लोकहित, या लोकहित को ही आप क्या लिख सकते हो, आप लोकहित को लिख सकते हो जनहित। आप क्या लिख सकते हो, आप लोकहित को लिख सकते हो जनहित। उम्मीद है यहां तक बात आपको समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। और देखिए, जो उत्तराखंड क्लरिकल का एग्जाम है उसके साथ साथ हम, जब तक ये क्लरिकल एग्जाम होगा तब तक आपको हर शनिवार को एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा हमारे द्वारा बनाया हुआ, और वो भी यूट्यूब में फुल सॉल्यूशन के साथ। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो जब तक मैं पढ़ रहा हूं तब तक आप फटाफट वीडियो को पॉज करके एक बार चूज कर लीजिए कि आपको कौन सा आंसर लगभग सही लग रहा है। तो सही वर्तनी, आविष्कार, 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 आविष्कार। तो देखो, आविष्कार जो है ये इस तरीके से लिखा जाता है, जबकि ये यहाँ पर पूरा वाह था, यहाँ पर जो शाह था वो आना था, मूर्धषा। यहाँ पर ये तालुषा आ गया तो ये गलत हो गया। तो इस तरह से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आविष्कार। ये सही वर्तनी वाला शब्द है। आगे मैं बात करूं, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। हिंदी में कई बार ये सवाल आते हैं, तो शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। फटाफट पढ़िए, शुद्ध वाक्य का चयन आपने करना है। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, उसका घर मेरे को मालूम नहीं है। देखो, यहां पर अगर हम सर्वनामिक तरीके से देखें, मतलब सर्वनाम के तरीके से देखें, तो मेरे को नहीं होगा, मुझको होगा। आ रही है क्या बात समझ में। ये तेरे को मेरे को जैसा ये शब्द नहीं, मुझे, मुझको, इस तरह से तो शब्द ठीक है। मेरे को तेरे को नहीं चलेगा, तो यहां पर ये तो गलत हो गया। मैंने यह कब बोला, मैंने यह कब बोला। अब मैंने यह कब बोला ठीक है, लेकिन कब बोला और क्वेश्चन मार्क आ जाए अगर विभक्ति चिन्ह में, क्योंकि यहां पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके बाद मेरे से मत उलझो, घर जाओ। तो मैंने अभी बताया मेरे को तेरे को नहीं चलेगा। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए मुझसे मत उलझो। क्या चाहिए, मुझसे, मुझसे मत उलझो, और फिर इससे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर ये गलत है, ये भी गलत है, तो फिर सही हुआ ये, उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। आगे चलते हैं, अगला स्टेटमेंट है,
अच्छा, उससे पहले एक जानकारी है, देखिए अगर आप उत्तराखंड के क्लर्क के मॉक टेस्ट जो है कनिष्ठ सहायक के जो आप मॉक टेस्ट हैं अगर वो लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उत्तराखंड में हमारा पाठशाला ऋषिकेश ऐप, गूगल में जाना है, पाठशाला ऋषिकेश ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में जाकर के आपको जानकारी मिलेगी, सभी टेस्ट, चाहे वो एसआई का टेस्ट हो, चाहे वो क्लरिकल का टेस्ट हो, चाहे उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट या उत्तराखंड से संबंधित अन्य चीजों को आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो डाउनलोड करें पाठशाला ऋषिकेश ऐप। और साथ ही अगर आप आप ऐप स्टोर से कर रहे हैं तो ऐप स्टोर में माई इंस्टीट्यूट ऐप और ORG कोड जो मांगेगा वो है AICSQA, तो ये है। और अगर कोई समस्या आपको होती है तो इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, 4 ऑप्शन के साथ आपके सामने है। जेके लोआड़ी, इसको पढ़ते हैं, कुमाऊनी है क्योंकि थोड़ी सी समस्या। जेकी लोआड़ी लगी आग, ऊ क्यों खुजियालू साग। तो एक कुमाऊनी लोकोक्ति है और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कुमाऊनी लोकोक्ति या कोई भी लोकोक्ति मुहावरा करते समय आपने विशेषकर ऑप्शन के माध्यम से उसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। आप अपने आप से पूर्वाग्रही ना हो जाएं, अपने हिसाब से ही आंसर ना बनाने लग जाएं, पहले 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो देखिए जब आप इसका अर्थ निकाल लेंगे, क्योंकि ज्यादा समय नहीं गवाऊंगा मैं इसमें, इसमें समस्या बराबर होती है सभी को। ये है, भारी भूख लगने पर सूखी रोटी भी स्वादिष्ट लगती है, ये इसका आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। हाँ, अगला सवाल देखिए, फिर से लोकोक्ति की बात हो रही है यहाँ पर। गढ़वाली लोकोक्ति उखाड़ पखाड़ा का अर्थ क्या है, ये बात कही गई है। तो ढूंगा मुंह धुरियाल, ढूंगा मुंह धरियाल, गढ़वाली लोकोक्ति उखाड़ का क्या अर्थ है ना, कि ढूंगा मत धरियाल यार, बल छोड़ दिया आप सब कुछ, है ना। तो वो जो छोड़ दिया वाला का मतलब है वो है त्याग देना, त्याग देना। ठीक है, ये ज्यादा ज्यादा सही सटीक शब्द है इसके लिए। और मैं ये भी बता दूं कि अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो ये बलोदी जी की जो किताब है उसमें काफी हद तक, काफी नियरेस्ट आपको चीजें मिलने लग जाएंगी। वरना ये आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा पार्ट है जिसको निरंतर आपने पढ़ना भी है, न्यूज के माध्यम से देखना है, चीजों को थोड़ा सा अपने हिसाब से डिकोड करने की कोशिश भी करनी है। किस व्यक्ति को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है, किस व्यक्ति को मॉरिशस का प्रेमचंद। तो ये फैक्चुअल सवाल है, अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा अभिमन्यु अनंत, अभिमन्यु अनंत। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें, निम्नांकित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द। तो पहले वाला एक सवाल था उसमें शुद्ध पूछा गया था, इसमें अशुद्ध पूछा गया है। तो जरा समझना, अंधकार बिल्कुल शुद्ध है, कवयत्री ऐसे ही लिखा जाता है। पुरस्कार, ये जो सा है ना भाई, ये दिमाग में बिठा लो, पुरस्कार होता है। ठीक, इसके बाद है संन्यास की बात करेंगे तो देखो संन्यास में बिंदी, आधा ना, या और सा दोनों ही आते हैं। ठीक है ना, संन्यास में जो है इस तरीके से लिखा जाता है। तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। हाँ, ये सवाल है तत्सम तद्भव से, बजरंग का तत्सम है, बजरंग एक शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा। तो देखो बजरंग का जो तत्सम होता है ये रटने की चीज है, पढ़ने की चीज है वोकैबुलरी के हिसाब से। वज्रांग जो होता है ये तत्सम शब्द होता है। आगे आते हैं, सही युगम का चयन कीजिए। सही युगम का चयन करना है, मतलब 2 शब्द है और उनके बीच में आपको संबंध देखना है कि क्या वो सही से लिखे गए हैं, मतलब उनका जो संधि हुआ है क्या वो सही हुआ है। तो संधि से एक ये सवाल है, तो संधि को ना देते हुए बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको सवाल दिया गया है। यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर आप संधि करते हैं तो आप देखेंगे जो दीर्घ संधि होगी वो थोड़ा सा उलझा देगी चीजों को, है ना। तो सत्या धन अर्थी, धन मतलब ये, रत्ना धन आकार, आग्नेय धन अस्त्र, गीता आग्नेय, गीता धन अंजलि। तो यहां पर दिक्कत क्या है, तीनों जो पार्ट है इसमें ये होना चाहिए था सत्य प्लस अर्थी। ठीक, इसमें होना चाहिए था रत्न प्लस धन, बोले तो आग्नेय का यही, क्योंकि सही आंसर है तो सही ये हो जाएगा। गीता, गीता प्लस अंजलि नहीं, गीतांजलि नहीं, गीत प्लस अंजलि गीतांजलि हो जाएगा। इस तरीके से सही युगम आपको छांटना था या आपको छांटना चाहिए। आ रही है क्या बात समझ में। इसके बाद आगे चलते हैं, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है। अब ये जो मूल शब्द है ना ये बड़ा कलाकार शब्द है। देखो आपने रूढ़ शब्द पढ़ा होगा, यौगिक शब्द पढ़ा होगा, बस वही मूल शब्द को समझिए। तो मूल शब्द मतलब जिसका टुकड़े करने पर हमें कुछ मिले ना, जो मुख्य शब्द मिले उसमें जो बना है शब्द। अब मैं अप्रत्याशित लिखूं तो मैं इसका, इस शब्द का शब्द विच्छेद करता हूं। अगर मैं शब्द विच्छेद करता हूं तो पहले देखिएगा, आ प्रति, आशातीत लिख सकते हैं आप, आशातीत, है ना, आशातीत। लेकिन आशा धन ईत भी तो हो सकता है। ठीक, अब आशा धन ईत है, अगर आशा धन ईत है तो इसमें आप देखो मूल शब्द आपको क्या देखने को मिल रहा है, मूल शब्द क्या मिल रहा है, आशा।
क्योंकि ये तो क्या है, उपसर्ग आपको देखने को मिल रहे हैं, प्रत्यय आपको देखने को मिल रहे हैं, तो मूल शब्द क्या हुआ, आशा। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है मूल शब्द आपको क्या मिल जाएगा, आशा मिल जाएगा। ठीक है, आशित नहीं करना है, आशित मूल शब्द नहीं है, उसमें इत प्रत्यय है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है ना। चलो आ जाओ आगे। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा शब्द कोयल का पर्यायवाची नहीं है, कोयल का पर्यायवाची नहीं है। तो कोयल का पर्यायवाची, तो कोयल का पर्यायवाची देखो मदन शलाका भी होता है, काकपाली भी होता है, वसंत दूत भी होता है, दांडिम प्रिया नहीं होता है। दांडिम प्रिया किसका पर्यायवाची है, जरा बताओ। अगर मैं बताऊं कि किसी पक्षी का ही है दांडिम प्रिया, दांडिम प्रिया किसी पक्षी का ही है, और वो पक्षी जो है ना उसकी जो चोंच होती है वो लाल से रंग की होती है, लाल से रंग की होती है, तो जरा आप कमेंट करके बताना कि आपको दांडिम प्रिया किसका, किसका जो है, किसका पर्यायवाची है। आगे आते हैं। अगला, क्षणिक का सही विलोम शब्द है, क्षणिक जो शब्द है इसका विलोम आपने बताना है। क्या बताना है, विलोम आपने बताना है। देखो ये पहला प्रैक्टिस सेट है और इसको बिल्कुल बेसिक बना करके आपके सामने लाया गया है। अगला प्रैक्टिस सेट और अच्छे तरीके से आपके सामने लाया जाएगा। देखो, क्षणिक का सही विलोम शब्द बात करें तो क्षणिक का मतलब क्षण भंगुर, जैसे थोड़े से क्षण के लिए, थोड़े से समय के लिए। ठीक है, तो अब इसका विलोम, क्षण अगर कोई चीज है थोड़े से क्षण के लिए, क्षण भर के लिए हमने उसको देखा, तो भैया अब आप उसको एटर्नल तरीके से पूरे उसमें देखना चाहते हो तो उसको शाश्वत इसका हो जाएगा। अल्प की मैं बात करूं तो देखो अल्प का क्या होता है ना, जो अल्प है, अल्प अल्प अब थोड़े को बताता है, तो थोड़े के लिए अधिक अधिक होगा, है ना, थोड़े के लिए अधिक होगा। क्षर के लिए होगा अक्षर। ठीक, ये इसका होगा। विमुख की बात करेंगे तो भाई सम्मुख कर लेंगे, सम्मुख कर लेंगे, सम्मुख कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन है जो आपको पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है और चीजें इसी तरीके से होंगी। आगे आते हैं अगले एग्जाम, अगले क्वेश्चन की तरफ आपके। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है, तो एक शब्दों के हिसाब से इसे बांटा गया है, बिल्कुल है ना। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो यहां पर आप देखेंगे तो अंतेवासी, क्या, अंतेवासी। ठीक है, अंतेवासी बोलते हैं जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, तो इसको लिख भी लीजिए, हो सकता है ये आपके शब्द वर्तनी में भी आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, और कोशिश करिएगा आप जल्दी पढ़ें। आज मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व कर रहा हूं ताकि दूसरे प्रैक्टिस सेट से आपको पता भी चल जाए कि कितना टाइम जा रहा है करने में ना। कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं। तो कर्म के अनुसार बताओ, किस किस को पता है कि सकर्मक की बात होती है, अकर्मक की बात होती है, तो दो भेद है। ठीक है, सिंपल सवाल था तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आगे आ जाओ, चलो इस सवाल को देखना। जो सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। तो तुमने उत्तम पुरुष सुना होगा, मध्यम पुरुष सुना होगा, तो बस कैसा, पुरुषवाचक। क्या कहा जाता है, पुरुषवाचक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष शब्द नहीं है। तो सबसे पहले विशेषण और विशेष। विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, है ना। जैसे राम अच्छा है, राम सुंदर है, तो राम की विशेषता है, राम अच्छा है क्योंकि। और विशेषण जो शब्द प्रयोग किया गया हो जो किसी की विशेषता बताता हो। ठीक, तो विशेषण क्या, तो यहां पर संबंध नहीं है। तो देखो 8 बड़े चोर, तो चोर कैसे हैं भाई, बड़े हैं। ठीक है, पकड़े गए थे पुलिस की लापरवाही से, तो पुलिस की लापरवाही से, पुलिस की लापरवाही से। आधे चोर भाग गए, कितने चोर भाग गए, तो जो आधे चोर, चोर कैसे हैं, आधे हैं, या तो चोर बड़े हैं, चोर आधे हैं, तो ये तो विशेषता बता रहा है। इसके बाद 8 बड़े चोर, तो 8 बड़े चोर, तो ये भी एक विशेषता बता रहा है भाई, बड़े चोर हैं 8 हैं। ठीक है ना, यहां पर जो विशेषण विशेष का संबंध नहीं है वो है पुलिस की लापरवाही, ये विशेषण विशेषता नहीं बता रहे हैं यहां पर। ठीक है ना, ये विशेषण विशेष का संबंध यहां पर नहीं स्थापित हो रहा है। आगे आते हैं। वह अचानक बोल पड़ा, वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, रीतिवाचक। अब आपको भले इन सबको ना पता हो, अगर मैं कहूं कि अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, इसको कालवाचक में रख के देखो, क्या काल बताता है, नहीं बताता। क्या ये स्थान बताता है, ऊपर नीचे ऋषिकेश दिल्ली, नहीं बताता, स्थानवाचक भी नहीं है। परिमाण बताता है क्या, कम ज्यादा थोड़ा इतना उतना, नहीं बताता कुछ भी। तो भाई रीतिवाचक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अचानक देखा, अचानक मुड़े। निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है, है ना।
किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? इसका मतलब है ये अशुद्धि जो वाक्य होते हैं, अशुद्ध जो वाक्य होते हैं, उनसे ये सवाल है। अब देखिए, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दी। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। अब हस्ताक्षर कर दिया या हस्ताक्षर कर दिए तो बहुवचन रूप में होते हैं, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए, कारक संबंधी अशुद्धि है, मैं नहीं होगा पर होगा, तो ये भी गलत हो गया। मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर, ये तो सीधी सी बात है कि सेंटेंस ही सही तरीके से नहीं बना है। अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ें, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, कर दिए, माफ करना, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो ये बिल्कुल हस्ताक्षर के हिसाब से ही चीजों को रखा गया है। चलिए आगे आते हैं। गुड्स के अनुसार किस स्थान पर चंदों द्वारा फासना शिखर शैली, फासना है ना, कई जगह पे फासना लिखा होता है, के मंदिरों का निर्माण किया गया? तो देखो भैया, कहां पर फेमस है चीजें? जागेश्वर धाम में, बहुत फेमस है जागेश्वर धाम। ठीक है, 124 छोटे छोटे मंदिरों का समूह है। कहां पर है ये जगह? ये जगह अल्मोड़ा में है। कहां पर है? अल्मोड़ा में। ठीक है, द्वारहाट अल्मोड़ा में है। बैजनाथ, ठीक है, बागेश्वर में। पाली बछाऊ कुमाऊं वाले साइड में ये पड़ती है। तो देखो कहीं ना कहीं ये आंसर बिल्कुल सही और सटीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे। आगे आगे आते हैं। राजा द्वारा, राजा द्वारा प्रदान किए गए जमीन का स्वामी क्या कहलाता है? राजा ने जिसको जमीन दी हो, राजा ने अगर किसी को जमीन दी है, भूमि दी है, तो वो जमीन का स्वामी क्या कहलाता है? तो देखो थातवान कहलाता है। क्या कहलाता है? थातवान, है ना। यहाँ पर जो ये थात है, इसे ता में बदल देंगे और थातवान कर देंगे। आगे आते हैं, आगे करते हैं दोस्तों। चंद वंश का वह शासक जिसने अपने दरबार में कई मुस्लिमों की नियुक्ति की थी। चंद वंश का वह शासक जिसने अपने दरबार में कई मुस्लिमों की नियुक्ति की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आराम से आपको इसको करना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल है। उदोत चंद कितने बच्चे बोल रहे हैं? जितने बच्चे उदोत चंद बोल रहे हैं वो सब, वो तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, जितने बच्चे दीपचंद बोल रहे हैं वो भी गलत हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद, है ना। तो बाज बहादुर चंद, आपको बताना है कि किस मुगल शासक से इसके संबंध ठीक ठाक थे, है ना। क्या मुगल शासक से इसके संबंध ठीक ठाक थे? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, कुछ किले हैं। खगमरा का किला अल्मोड़ा, लंदन फोर्ट किला पिथौरागढ़, मल्ला महल किला अल्मोड़ा में, सिरमोही किला पिथौरागढ़ नहीं। सिरमोही किला कहाँ है? तो सिरमोही किला जो आपको मिलेगा वो मिलेगा चंपावत में मिलेगा। ठीक है, तो यहां से बात भी समझ आ गई। आगे चलते हैं। दारमा जोहार क्षेत्र में ग्राम के मुखिया को, जो ग्राम का मुखिया है देखो, को क्या कहा जाता है? अब आपने सपोज कोई ग्राम का मुखिया पढ़ा है, आप उसी में आंसर लगा रहे हो कि ये ग्राम का मुखिया जो होगा ना, इसका आंसर ये होगा, नहीं। क्वेश्चन में आपसे जो ग्राम का मुखिया पूछा है वो दारमा जोहार क्षेत्र का पूछा है ना। आप जौनसारी में लगा दोगे तो आप सयाना बता दोगे, या आप वहां के आसपास जा सकते हो। तो ये सब नहीं आपने करना, आपको जोहार क्षेत्र का पूछा है, इसलिए जोहार क्षेत्र का लगाइए और इसका आंसर हो जाएगा बूढ़ा। क्या हो जाएगा? जोहार क्षेत्र में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो जना जोहार क्षेत्र कहाँ आप जा रहे हैं? आप पिथौरागढ़ के आसपास जा रहे हैं, मिलम ग्लेशियर के आसपास जा रहे हैं। ठीक है, इसको समझिएगा। आगे आइए। किस व्यक्ति का नाम, किस व्यक्ति का जो नाम है, किस व्यक्ति का नाम गढ़वाल का नाना फडणवीस कहा जाता है? किस व्यक्ति के नाम, किस व्यक्ति का नाम गढ़वाल में नाना फडणवीस के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है इस तरीके से? तो ये कहा जाता है पुरिया नेथानी को। क्या कहा जाता है? पुरिया नेथानी को कहा जाता है। ठीक है, पुरिया नेथानी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसे चाणक्य भी कहा गया था, चाणक्य भी। तो आपने बताना है कि पुरिया, पुरिया जो नेथानी था ना, ये किसका सेनापति था? सेनापति किसका था ये आपने ये बताना है। ठीक, चलो आ जाओ, आगे आते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? हिलियानी अधूलकर, कुछ टैक्सेस हैं यहाँ पर, और टैक्सेस को इस तरीके से आप देखेंगे। सुमेलित नहीं है, बताना है। हिल्यानी अधूलकर सड़कों की मरम्मत के लिए, बाज दर महाजनों को देकर, कूट कर नकद के बदले दिया जाने वाला अनाज, या सभी सुमेलित हैं? तो बस जरा इस क्वेश्चन को देखो और कोशिश करो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। अगर आप इसे याद कर पाएंगे, आप इसे समझ पाएंगे, तो मैं आपको समझूंगा कि आपको, आपकी तैयारी ठीक चल रही है, उत्तराखंड में अभी आप ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि ऐसे सवाल जो है जब भी आएंगे थोड़ा सरदर्द तो आपका करेंगे। तो देखो इसका आंसर जो है ना, वो सभी सही सुमेलित हैं, तो बस इसे याद भी कर लो साथ साथ। आगे आ जाओ। किस राजा के भूमि बंदोबस्त के दौरान अठूर पट्टी को राजस्व से मुक्त कर दिया गया? अठूर पट्टी को राजस्व से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, किसके, किस राजा के भूमि बंदोबस्त के दौरान राजा ने भूमि बंदोबस्त, आपको पता है कि 1955, जो खास करके 1955 से अगर हम बात शुरू कर रहे हैं, तो 1900, माफ करना,
1855 से ना, 1955 से तो गड़बड़ हो जाएगा। 1955 कर रहा था मैं। 1855 से जब हम बात करेंगे, तो 1855 के बाद जब हम देखते हैं ना, तो चीजें ना बदल रही हैं, भूमि जो व्यवस्था है वो काफी सुदृढ़ की जा रही है। उसी के क्रम में जब टिहरी बना, जब टिहरी आया, टिहरी बनने के बाद चीजें क्या हुई कि टिहरी के राजाओं ने भूमि बंदोबस्त को एक महत्वपूर्ण काम के रूप में लिया। उसी में अठूर पट्टी को राजस्व से मुक्त कर दिया गया था। ये किया गया था भवानी शाह के टाइम में। किसके टाइम में किया गया था? भवानी शाह के टाइम में, ठीक है ना। प्रद्युमन शाह को आप क्यों जानते हो? आप प्रद्युमन शाह को जानते हो खुड़बुड़ा युद्ध के कारण। किस लिए जानते हो? खुड़बुड़ा युद्ध के कारण। नरेंद्र शाह को आप जानते हो डोरी पैमाइश, डोरी पैमाइश इन्होंने भूमि का करवाया था, ठीक है ना। सुदर्शन शाह ने पहली बार भूमि को पैमाइश करवाई थी टिहरी में, है ना। तो भवानी शाह जो होगा यहाँ पर, इसको हटा दो, भवानी शाह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है। अरे अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल उसी से रिलेटेड ही है, खुड़बुड़ा युद्ध की हम बात कर रहे थे। तो 1804 में, है ना। तो खुड़बुड़ा युद्ध के बारे में जानकारी निम्न में से किस पुस्तक में होती है, किस पुस्तक से मिलती है, किस पुस्तक में होती है? तो देखो जरा यहाँ पर, अगर हम बात करें वैली ऑफ दून की, तो वैली ऑफ दून जो पुस्तक है उसमें खुड़बुड़ा युद्ध के बारे में हमें हमें जो है हमें जानकारी मिलती है, हमें पता चलता है वैली ऑफ दून के बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करूं गढ़वाल का इतिहास, तो ये लिखा है हरि कृष्ण रतूड़ी ने। किसने लिखा है? हरि कृष्ण रतूड़ी ने, ठीक है। ऐसी कुमाऊं का इतिहास भी है, वो किसने लिखा है? बदिदत्त पांडे ने लिखा है, ठीक है। आपने बताना है वास्तु शिरोमणि ग्रंथ, वास्तु शिरोमणि बहुत फेमस है ना, फतेह शाह नाम से कुछ आपको याद आएगा, तो किसने लिखा है बताना है। आगे क्वेश्चन करते हैं, श्रीदेव सुमन की भूख हड़ताल से मृत्यु किस वर्ष हुई? श्रीदेव सुमन ने भूख हड़ताल करी थी, है ना। टिहरी का जो दमनात्मक शासन प्रणाली थी उसके विरुद्ध करी थी, और टिहरी राज्य प्रजामंडल को एक हिसाब से स्थापित करने के लिए, उसको मान्यता देने के लिए भूख हड़ताल करी थी। तो श्रीदेव सुमन की जो भूख हड़ताल थी, उनकी मृत्यु किस टाइम पर हो गई थी? चार ऑप्शन आपके सामने, आपने एकदम लिख के आंसर देना है। ये आंसर आपके लिए है कि आपने ये आंसर देना है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सरल सवाल है, इसको तो गलत मत करना। किस स्थान से कत्यूरी कालीन ओखलियां प्राप्त हुई हैं? क्या प्यारा सवाल है। किस स्थान से कत्यूरी कालीन ओखलियां प्राप्त हुई हैं? कत्यूरी की बात करें तो कत्यूरियों के जो अभिलेख मिले हैं, उनकी भाषा क्या है? उनकी भाषा संस्कृत है, की भाषा संस्कृत है ना। जो पहली जो ऐतिहासिक हमारे यहाँ ऐतिहासिक शक्ति है, तो वो जो ऐतिहासिक शक्ति है वो कौन सी है? वो कत्यूरी है। बात करते हैं, ये जो उखलियां मिली हैं, ये मिली हैं द्वार हाट से, ये मिली हैं द्वार हाट से ना। हल्द्वानी गोला नदी के किनारे है, गोला नदी के किनारे बसा हुआ शेर है। खेती खान की बात करें तो चंपावत जो है, चंपावत आपको यहाँ देखने को मिलता है। चलो आ जाओ, वेरीनाग पिथौरागढ़ आगे आओ। पिथौरागढ़ के प्रहलाद मेहरा 10 अप्रैल 2024 को निधन हो गया, उनका संबंध किस जनपद से है? अगर हम प्रहलाद मेहरा की बात करें जिनका निधन हो गया, उनका किस जनपद से है? नहीं नहीं, पिथौरागढ़ के प्रहलाद मेहरा किस क्षेत्र से, कर दो इसे, किस क्षेत्र से है ना। संबंध जो है ना वो किस क्षेत्र से है, किस किस क्षेत्र से है, ठीक है। किस क्षेत्र से है ये? तो क्षेत्र से की बात करें तो गायन हो जाएगा, गायन, है ना। वो थोड़ा लिखने में टाइपिंग में थोड़ी सी एरर होगी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना, गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में किस स्थान पर हुई थी? बहुत ही फेमस दो सवाल हैं, एक तो गढ़वाल मोटर्स के बारे में, एक कुमाऊं मोटर्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सवाल क्या है, किस स्थान पर हुई थी, किस स्थान पर हुई थी? तो देखो गढ़वाल मोटर्स ओनर यूनियन लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी वो कोटद्वार में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोटद्वार में। अब अगर कोटद्वार बोला जा रहा है तो आप इसको क्या करेंगे? पौड़ी ही करेंगे, सीधी सी बात है। अगर मैं कुमाऊं की बात करूं, कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की अगर मैं बात करता हूं, तो उसकी स्थापना 1939 में हुई थी, और वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी काठ गोदाम में हुई थी, ठीक है। वो कहाँ हुई थी? काठ गोदाम में हुई थी। मैं आगे चलता हूँ, अगले, जमरानी बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? अभी मैंने उस नदी की बात करी थी, और मैंने एक शहर आपको बताया था बड़ा फेमस, हल्द्वानी शहर उस नदी के किनारे है। तो जमरानी बांध की बात करें तो गोला गोला नदी पर है, ठीक है ना। भागीरथी तो आप जानते ही हो, टीएचडीसी की बात, मतलब टीरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, हाइड्रो डेवलपमेंट की, तो वहां पर शारदा काली नदी है, ठीक है। काली नदी है, नेपाल के साथ मिलकर के हम इस पर एक परियोजना बना रहे हैं, बहुत ही फेमस है। अगले क्वेश्चन में आपको मिलेगी, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। पिंडर नदी की बात करें तो पिंडर नदी जो है वो कर्णप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, ठीक है। ये हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं अगला, निम्न उद्योग व स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? ये है क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है। अब देखो, इससे इस प्रकार के पेपर बनाने से क्या होता है कि आपका रिवीजन ना काफी हद तक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स ऋषिकेश, बिल्कुल सही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री
रायपुर बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, लेंसडॉन बिल्कुल सही। वैक्सीन कारखाना, ये रानीखेत में नहीं है। वैक्सीन कारखाना कहाँ है? तो नैनीताल की बात करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है, नैनीताल की बात, और नैनीताल में ये है पंडवा, पंडवा डागर, पंडवा डागर में, डागर ही है ना, पंडवा डागर में, ठीक है, पंडवा डागर में है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर ना स्क्रीन में, कोई नहीं। आप उत्तराखंड की दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना, क्या लिखा है, होम स्टे विकास योजना की बात के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है ना, वो पहला ही है। यह योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी, नहीं, यह योजना 2018 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है, माफ करना, 2016 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये थे, बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है ना वो सही है। वो बहुत लंबा क्वेश्चन, तो आप आराम से पढ़ना, है ना, आराम से पढ़ना, तो आप उसको क्लियर कर जाओगे, ठीक है। चलो आगे आता हूं। उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री तथा केदार जनपदों के किस समूह में स्थित हैं? तो अगर मैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री तथा केदार जनपदों के किस समूह में, बहुत बेसिक सवाल है, फटाफट आपने जवाब कर लिया होगा बच्चों, क्योंकि आप सभी हम ये हिसाब से पेपर बनाते हैं कि नए बच्चे भी भरपूर प्रयास कर सके, नए बच्चे भी भरपूर पढ़ सके, घर से ही बैठ करके वो अपना रिवीजन भी इसी के माध्यम से कर दें। तो जब आप गंगोत्री यमुनोत्री की बात करते हो वो तो आपको उत्तरकाशी में मिलता है, ठीक है। बद्रीनाथ की बात करते हो, बद्रीनाथ कहाँ मिलेगा आपको? चमोली में मिलेगा। और केदारनाथ की बात करोगे तो रुद्रप्रयाग में मिलेगा। टिहरी में कोई भी चार धाम नहीं है, पौड़ी में भी कोई नहीं है, टिहरी में नहीं है, तो यहाँ पर खत्म हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक हैं, वाह बहुत ही प्यारी क्वेश्चन है ना। कुली बेगार प्रथा किसने लिखी है? तो शेखर पाठक जो है, शेखर पाठक, शेखर पाठक जो है उन्होंने ये किताब लिखी है। अगर मैं बात करूं तो इन्होंने गंगादत्त उप्रेती की किताब है हिल डायलेक्ट्स, है ना, हिल डायलेक्ट्स करके एक किताब है इनकी, ऐसा कुछ करके नाम है जो हिल डायलेक्ट्स। आरिस्टोलिया की तो बहुत सारी है, घराट, पर पटवारी, घराट एवं चाय, ऐसा करके एक इनकी किताब जो है वो एक किताब है जिससे आप याद कर सकते हो। आगे आते हैं, इसके बाद है ना, अच्छा, आरिस्टोलिया की एक और किताब है नैनसिंग, नैनसिंग अक्षांश दर्पण, ऐसा कुछ करके एक इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है नैनसिंग रावत के ऊपर, ठीक है ना, तो वो भी आप देख लेना। चलो आगे आते हैं। गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में की थी। कब की थी? तो बहुत फेमस, 1902 में की थी। कब की थी? 1902 में, अभी भी हरिद्वार में ही है, बहुत फेमस है। वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है, वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध। जब तक आप इसका आंसर कर रहे हो फटाफट, तब तक मैं आपको बताता हूँ। गोविंद वल्लभ पंत की बात करें तो देखो, गोविंद वल्लभ पंत जो है, इनको महाराष्ट्र भी इनके मित्र जो था कहते थे ना, इनका ओरिजिन महाराष्ट्र में हुआ, तो महाराष्ट्र भी ये गए तो फिर वहां से महाराष्ट्र इनको कहा जाता था। सुंदरलाल भोगड़ा की अगर हम बात करते हैं, सुंदरलाल भोगड़ा जो है वो टिहरी बांध का विरोध है ना, टिहरी बांध का विरोध, टिहरी बांध का विरोध इन्होंने किया, ठीक है, टिहरी बांध का विरोध इन्होंने किया। चिपको मूवमेंट से जुड़े रहे, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट भी जो थे चिपको मूवमेंट से जुड़े रहे। विश्वेश्वर दत्त सकलानी जो है वो बोला जाता है, वो बोला जाता है वृक्ष मानव, वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी को बोला जाता है। चंडी प्रसाद भट्ट की अगर मैं बात करूं तो चंडी प्रसाद जो भट्ट है, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले उत्तराखंडी थे ये, तो ये भी आपने याद रखना है, 1982 में, ठीक। चलो आगे आ जाओ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ? चिपको आंदोलन, है ना, तो किसकी प्रतिक्रिया, बिल्कुल आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री, ये इसका सही आंसर है, यूकेपीएससी ने पेपर में दिया था। आगे आते हैं। निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी बात यहां पर हो रही है, तो ये हुआ पौड़ी में। कहां से? पौड़ी से ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, है ना। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट पौड़ी से स्टार्ट हुआ, मतलब आप ये लगा लो कि आपके जो जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं उनको अब ऑनलाइन बनाए जाने का काम जो है पंचायत विभाग को सौंपा गया, मतलब सभी चीजों में, सभी चीजों में, सिर्फ एक चीज में नहीं था, एक चीज में नहीं था। उम्मीद है आवाज मेरी साफ आ रही होगी, ठीक है, इस चीज को भी देख लेते हैं। हाँ, चलिए। तो पायलट प्रोजेक्ट ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, मतलब डिस्ट्रिक्ट में जितने भी काम है ना, जितने भी काम लोगों के द्वारा लोगों ने करवाने हैं अपने, अगर कोई सर्टिफिकेट चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना, तो वो ऑनलाइन ही काम जो है हो जाए। इससे काम सरल भी हो जाता है, जल्दी इजिली अवेलेबल हो जाता है, एक्सेस हो जाती है जल्दी, अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं इसको लेकर के। सैलयांगती सहायक नदी है शारदा, काली, तो आपने मुझे सबसे पहले तो ये बताना है कि आपको पता है कि काली नदी की लंबाई कितनी है?
कितनी है। शारदा काली नदी की लंबाई आपने बतानी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सैलियांगती जो सहायक नदी है वो है पूर्वी धोली गंगा की। बाकी सभी ये काली जो नदी तंत्र है, काली जो नदी तंत्र है भारत उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है उसमें संबंधित है काली नदी तंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा विकसित दामिनी ऐप, मौसम विज्ञान विभाग ने बनाया है, मतलब जरूर मौसम की जानकारी के लिए बनाया होगा। कब विकसित किया गया? बहुत ही प्यारा सा ये सवाल है आपके सामने, मौसम विज्ञान विभाग का, है ना। मौसम विज्ञान विभाग की बात करें तो भैया 2018 का आपको इसको टिक करना होगा, 2018 में। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साझा नहीं करता है ना। जब आप उत्तराखंड का मैप बनाते हैं तो आप पाते हैं कि जो सबसे बड़े बड़े जो जिले हैं, जो सबसे बड़े बड़े जिले हैं वही उत्तराखंड में कुछ फैले हुए हैं, है ना, कुछ फैले हुए हैं। तो जब फैले हुए हैं तो आप यहाँ पर पिथौरागढ़ पाते हैं, चमोली पाते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर उत्तरकाशी पाते हैं। तो उत्तरकाशी, तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट जो हैं आपको देखने को मिलते हैं, तो वो तीन तो मिल ही रहे हैं। तो यहाँ पर आप अल्मोड़ा फिलहाल आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, लघु हिमालय को दून से पर निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? लघु हिमालय को दून से, है ना। तो ये क्वेश्चन जो था ये यूकेपीएससी ने पूछा था और इसका आंसर ये भ्रष्ट वाला है। हालांकि यहाँ पर भ्रष्ट का कुछ मतलब समझ नहीं आता कि वो इसको इंग्लिश में क्या लेंगे। इसका आंसर ये है, मुख्य सीमा भ्रष्ट। ठीक है, याद करना है आपने, है ना। हिमालय की मैं आपको यहाँ पर एक बात करके बताता हूँ कि देखो जो हिमालय है वो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, फिर वो जो है ग्रेटर हिमालय, उसके बाद वो लघु हिमालय जिसको आप लघु हिमालय कह रहे हैं, लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी बोलते हैं। इसके नीचे आप फिर पाते हैं कि लघु मध्य हिमालय, ये कौन सा हो जाता है, फिर ये हो जाता है शिवालिक हिमालय। ठीक है ना, तो इस प्रकार बांटने की बात हो रही है। तो जो लघु हिमालय में दून की बात करते हैं, जो जो लघु हिमालय में पश्चिम की तरफ बसे हुए हैं, उन्हें दून कहते हैं। जो पूर्व की तरफ बैठे हुए हैं उन्हें द्वार कहते हैं। तो दून और द्वार के बीच में जो डिफरेंस है वो किसका है? मुख्य सीमा भ्रष्ट का है। ठीक है, चलिए आते हैं, किस ग्लेशियर को विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा जाता है? विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर खतलिंग ग्लेशियर जो है, जो टिहरी में है, खतलिंग ग्लेशियर उसको कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का ग्लेशियर है मिलम, तो ये कुमाऊं में हो जाएगा। सतोपंथ जो है जहां से अलकनंदा नदी निकलती है, चौराबाड़ी जहां से केदार केदार घाटी की आपदा जो थी, केदार घाटी की आपदा वो संबंधित है। उम्मीद है आप ये बात समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं, 17वीं वन रिपोर्ट की दृष्टि से सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रतिशत वन वाला जो जिला है प्रतिशत के हिसाब से वो है नैनीताल। कौन सा है? नैनीताल। ठीक है, इसी को आप सही मानेंगे। आगे चलते हैं, साल किस प्रकार के वनों का प्रमुख वृक्ष है? जो साल है, साल किस प्रकार के वनों का प्रमुख वृक्ष है? साल, तो देखिए साल जो है ना, जब हम स्पेशली साल की बात करते हैं तो वो उपोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। कैसा है? उपोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है, किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? मूर्खों का सोना। ठीक है, तो ये जनरल अवेयरनेस का सवाल है। तो ये पाइराइट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पाइराइट को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल आप पढ़ेंगे, पर्वतीय क्षेत्र में वनों से लगी भूमि को क्या कहा जाता है? बहुत ही प्यारा सवाल है। पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी भूमि को क्या कहा जाता है? बिचलिया, घुड़िया, घरिया, बुढ़िया, परिया, है ना। बिचलिया कहा जाता होगा मेरे हिसाब से ये, है ना। नहीं, ये कहा जाता है बुनिया, माफ करना दोस्तों, ये बुनिया कहा जाता है। ठीक है, बुनिया कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं टी कैफे का निर्माण, टी कैफे का निर्माण किया गया है कौसानी में, हर्षिल में, घोड़ाखाल में या रानीखेत में? तो मेरे हिसाब से ये कहाँ किया गया है? ये किया गया घोड़ा खाल में। कहाँ किया गया? घोड़ा खाल में। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बाद है ग्राम्य 2 योजना, ग्राम्य 2 यानी कि ग्राम्य फेज 2 योजना कितने जिलों में संचालित है? तो कितने जिलों में संचालित है? तो 7 जिलों में ये संचालित है। ठीक है, आते हैं, देहरादून मसूरी में स्थित भद्रराज मंदिर, भद्रराज मंदिर किसे समर्पित है? तो भद्रराज मंदिर किसे समर्पित है ये आपने बताना है। तो ये बलराम को समर्पित है। किसको समर्पित है? बलराम को ये समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, गढ़वाली बोली में चराचरी, गढ़वाली बोली में चराचरी शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? चराचरी नाटकों के लिए, नई जागृति के लिए, वस्त्रों के लिए, बसंत ऋतु के लिए, किस चीज के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो नई जागृति के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, गणेश व्यास मूचकुंद गुफा स्थित है, गणेश व्यास और मूचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? तो आप बद्रीनाथ बोलेंगे और बद्रीनाथ का सही आंसर हो जाएगा चमोली में। आगे आता हूँ, आगे करता हूँ चीजों को। चर्चा में रहा फलसवाड़ी गांव जहां भगवान राम को दामाद के रूप में पूजा जाता है, किस जनपद में स्थित है? कौन से गांव की बात हो रही है? तो ये हो रही है फलसवाड़ी, फलसवाड़ी गांव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फलसवाड़ी गांव की बात हो रही है। तो ये जवाब हो जाएगा पौड़ी, पौड़ी में ऐसा किया जाता है। ठीक है, आगे, आयुर्वेदिक ड्रग फैक्ट्री, आयुर्वेदिक ड्रग फैक्ट्री, तो रानीखेत, रानीखेत सभी को याद रहता है। तो रानीखेत नहीं, आयुर्वेदिक
ट्रक फैक्ट्री, तो ये कर देंगे ताड़ी खेत में। कहाँ? ताड़ी खेत अल्मोड़ा में, ठीक है। इसको यहाँ कर देंगे ताड़ी खेत में है एग्जैक्टली। मोहान, गोपेश्वर ये सब नहीं। आगे आ जाओ। निम्न में से किसे गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो मसूरी को कहा जाता है। आगे आ जाओ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कालिदास के मेघदूतम काव्य में निम्न में से किसका वर्णन है? कालिदास के मेघदूतम काव्य में किसका वर्णन है? प्रणव आश्रम का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज, इसमें पेपर जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 60 जो है ना वो 2 बार आ गया है। तो मतलब उत्तराखंड में जो क्वेश्चन है ना वो टोटल 61 हो गए हैं, जिसपे 60 जो है वो 2 बार रिपीट हो गया है। तो इसके बाद जीएस के करेंगे हम 61 से, लेकिन यहाँ पर 60 2 बार आ गया है। तो बात मैं करूँ 61 की, अगर मैं 60 की अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा भरसार पौड़ी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप एक्स्ट्रा लेकर के अपने हिसाब से पढ़ लेना और कर लेना। आगे आते हैं जीएस का, क्योंकि जीएस ही जो है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और जीएस ही मैं पढ़ाता भी हूँ। तो जीएस को ही सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। उत्तराखंड और हिंदी में पढ़ाता नहीं हूँ, बट यहाँ पर आपके सामने पेपर सॉल्व कर रहे हैं कम टाइम में, ठीक है ना। तो बात करते हैं भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन। दूसरा बड़ा नदी बेसिन मतलब भारत में जो नदी बेसिन है, नदी तंत्र है, उनमें से दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा दूसरा कौन सा है? तो दूसरा कौन सा है? सीधी सी बात है, गोदावरी हो जाएगा गंगा के बाद। 1465 के करीब इसकी लंबाई है। और सीधी सी बात है कि त्र्यंबक जो है एक पहाड़ी है, कहां पर? महाराष्ट्र में, जहां से इसका ओरिजिन होता है, ठीक। चलिए, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युगम है, मतलब नेपाल के जो पड़ोसी राज्य हैं भारत के, वो कौन से राज्य हैं? तो सिक्किम और बिहार सीधे सीधे राज्य हैं। सिक्किम और भूटान जो है वो नहीं लगते हैं, ठीक है। असम बिहार में से इसमें एक हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हरियाणा में से तो कोई भी नहीं होगा। तो ये है सारी बात। आगे आ जाओ। हिंदी के पश्चात पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो बंगाली है। कौन सी है? बंगाली है। यमुना नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। सहायक नदियों पर विचार कीजिए, पहले क्वेश्चन तो, हाँ, सहायक नदियों पर विचार कीजिए। और इसमें एक बात है, पश्चिम से पूर्व, उन्हें कहां से लगाना? पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब वेस्ट टू ईस्ट की तरफ आपने इन्हें लगाना है। तो जरा फटाफट लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। बस 1 मिनट रुकना, पानी ले लेते हैं थोड़ा सा। चलो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लेकर के आप आराम से लगाना। चंबल, चंबल, सिंध, बेतवा और सिंध, ठीक है। सिंध 4 3 2 4, अरे बाप रे, 2 नंबर गड़बड़ हो गए ना। 1 2 3 4, इसको ऐसे कर लो। ये गड़बड़ हो रखा है क्वेश्चन में ना, ये गड़बड़ हो रखा है, तो इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। पर मैं आपको बता देता हूँ कि देखो होता क्या है पेपर में। अगर मैं हम इसकी बात करें तो सबसे पहले आएगा चंबल, ठीक है। उम्मीद है कि सही आ रहा होगा। चंबल के बाद जो है वो आएगा फिर सिंध। सिंध के बाद फिर आएगा, सिंध के बाद आएगा फिर बेतवा। और बेतवा के बाद आएगा फिर, और बेतवा के बाद आएगा केन। तो ये हो जाएगा इनका क्रम, ठीक है ना। ये हो जाएगा इनका क्रम, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट का क्रम, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ी नंबरिंग गलत हो गई थी ना, तभी वो नहीं बन पा रहा था उस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम का मतलब है आर्टिफिशियल, मैन मेड जो है, ह्यूमन जो मेड है, मानवों ने जिसका, मानव निर्मित जो झील है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो कोलेरू, नैनीताल और रेणुका, ये तीनों जो है प्राकृतिक झीलें। जबकि कोडाई कनाल तमिलनाडु में जो है एक मैन मेड झील है। आगे आते हैं। जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है? जेट प्रवाह की बात अगर हम करें तो दोस्तों, जेट प्रवाह तिब्बत के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है, बिल्कुल सही है। तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है, बिल्कुल सही है। जेट प्रवाह की उत्तरी शाखा भारत में जाड़े में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही है। तीनों ही स्टेटमेंट जेट स्ट्रीम के बारे में सही हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और 3। इसके बाद बात करते हैं आगे। महाकाली सदी संधि निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है? नेपाल के। महाकाली नदी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो कोयला खान खोदी गई थी रानीगंज में। रानीगंज कहाँ है? तो रानीगंज जो है वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। आसनसोल भी वही है। झरिया जो है, झरिया और धनबाद, ये झारखंड में है। आगे आते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है, किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से संबंधित है। इसके पर बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी।
भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 2000 में की गई थी। कब की गई थी? तो अप्रैल 2000 में की गई थी। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको बातें चीजें समझ आ रही होंगी। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने ये है, प्राथमिक घाटे को, है ना, प्राथमिक घाटे को जो है, प्राथमिक घाटे को, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है? तो देखो होता क्या है, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा बराबर होता है प्राथमिक घाटे में प्लस ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो, है ना। तो ये कुछ फॉर्मूला ऐसे बनता है, राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। ठीक है, तो ये एक पूरा फॉर्मूला है जिससे आप राजकोषीय घाटा निकालते हैं। इकोनॉमिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट है राजकोषीय घाटे को लेकर के। यहाँ पर राजकोषीय घाटे का मतलब है सरकार की कुल आय और सरकार का कुल व्यय। जो आप बजट बनता है ना, बजट, जब बजट बनता है तो बजट में दो तीन चीजें होती हैं जो आप पढ़ते हो बेसिकली, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। एक होता है राजस्व आय, एक होता है पूंजीगत आय, है ना, करंट रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। इसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। तो ये चीजें इकोनॉमिक्स की हैं। यहाँ पर इस सवाल को आप इस तरीके से करेंगे, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो कस्टम ड्यूटी जो आप कहते हो उसी को सीमा कर शुल्क कहते हैं, सीमा कर कहते हैं। तो ये कस्टम ड्यूटी है, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है, किससे है? तो ये करों से है। किससे है? करों से। ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको करके बता रहा हूँ ताकि कम टाइम लगे। टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया उत्तराखंड सॉल्व करने में। चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनता को किस वर्ष में घोषित किया गया? तो जो मैं आपको बता रहा था ना कि करंट अकाउंट है ना, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं, ये भी इकोनॉमिक्स में है, भुगतान संतुलन बोलते हो आप इसे। भुगतान संतुलन में एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। तो जो करंट अकाउंट है, चालू खाता जो है, उसमें रुपए की पूर्ण परिवर्तनता को किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1994 में घोषित किया गया था। चलिए आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का अवमूल्यन निर्यातों को बढ़ाने के लिए किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। मुद्रा का अवमूल्यन निर्यातों को बढ़ाने के लिए। विदेशी बाजार में घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, तो बिल्कुल घरेलू वस्तुएं फिर सस्ती हो जाती हैं, क्योंकि यहां पर समझो कि $1 बराबर 100 रुपए, 100 रुपए। ठीक है, अब हमें मुद्रा का अवमूल्यन करना है तो हम क्या करेंगे, $1 बराबर 200 रुपए कर देंगे, ऐसा कर देंगे तो बस हो गया अवमूल्यन। तो इससे ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही और सही व्याख्या करता है। ठीक है, आगे आते हैं। भारत में माल के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया है? तो भैया जो ये भौगोलिक जीआई टैग आपने सुना होगा ना, जीआई टैग एक्ट है, इसको कौन करता है? इसको डब्ल्यूटीओ करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है ना, जीआई टैग आपने ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, वही इसी की बात हो रही है, डब्ल्यूटीओ से संबंधित है ना। उसके ट्रिप्स एक समझौता है उसका, ट्रेड रिलेटेड कुछ ट्रिप्स करके उसका समझौता है, तो वो संबंधित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात यहाँ पर हो रही है, 1967 में स्टेब्लिश हुआ था। दक्षिण कोरिया इसका सदस्य नहीं है। आगे आते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई? तो यह सभी। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात यहां पर हो रही है, तो आपने बताना है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न सम्मान प्रदान नहीं किया गया? भारत रत्न सम्मान प्रदान नहीं किया गया। तो भैया देखो ना, जे आर डी टाटा है, सत्यजीत रे हैं, है ना, सी सुब्रमण्यम है, आचार्य नरेंद्र देव को नहीं मिला था। ठीक है, आ रही है क्या बात आपको समझ में? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन समझना, जोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? तो के एम पणिक्कर ने लिखी है। किसने लिखी है? के एम पणिक्कर ने लिखी है। आ रही है क्या मेरी बात समझ में आपको? के एम पणिक्कर ने लिखी है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं अगला। ये वाला क्वेश्चन तो आप बहुत आराम से कर लोगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है ना, तो ये जरा आपने देखना है कि आप इसे कैसे करेंगे। ठीक है, आप इसे जरा सही से करें, थोड़ा सा देख करके करें आराम से। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार लगाइए। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो अगस्त प्रस्ताव प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? 1942 में। देसाई लियाकत, जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं, 1945 में हुआ था। अब भारत छोड़ो आंदोलन ये अगस्त की बात है और क्रिप्स मिशन ये मार्च की बात है। तो क्लियर हो गया सीधा सीधा। तो 1 2 3 और 4 ऐसा ही लगना चाहिए, ये क्रम हो गया इनका। ठीक है, आ जाओ आगे।
भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो किस को मिला? 1784 या 1786, ये देखना पड़ेगा 1784 है या 1786 है, तो 1786 एक्ट के द्वारा, ठीक है, अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का जो अधिकार था ना वो मिला था, ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर जब मुकदमा चलाया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा, तो एक बचाव पक्ष के वकील थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये बचाव पक्ष के वकील थे, एक दो तीन ये लोग, ठीक है। इनमें जो भूलाभाई देसाई थे, वो इन वकीलों की अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही अच्छा है, जो एग्जाम में आ सकता है। आगे आते हैं, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट अगला सवाल है, आप सभी ने नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा होगा। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में स्टैब्लिश की गई थी, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। तो कांग्रेस दल की जो उग्र शाखा थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब वो उस समय प्रमुख नेता थे। तो उन्होंने रिपोर्ट, जो नेहरू रिपोर्ट थी, उसके विरोध में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना करी। क्यों? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने कहा था कि हम अधिराज्य को स्वीकार करते हैं, अधिराज्य को। जबकि आप सबको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे थे? जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि अब हमें क्या चाहिए? अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो ये वाली बात थी, ठीक है। तो यहां पर ये था, तो इसके लिए ये तो हो गया यहाँ का आंसर। इसके बाद बात करता हूँ गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता आप सब जानते हो, 5 मार्च 1931 के आसपास, ठीक। होम रूल आंदोलन की बात करें तो 1916। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करते हैं तो 1900, ठीक है। चलिए आगे, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा था? बहुत बेसिक सवाल है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। कनिष्क की बात करें तो कनिष्क के दरबार में जो थे काफी सारे लोग, जैसे कि जिसमें अश्वघोष एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, अश्वघोष एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, वो इसमें रहा करते थे, ठीक है। चरक इसमें रहा करते थे, ठीक है ना। तो ये सब था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो मौर्य वंश के प्रथम शासक थे। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो महाजनपदों की बात यहां पर आ गई। महाजनपदों की अगर हम बात करें तो महाजनपद जो है, सीधा सीधा आंसर आपने देखना है। अंग का चंपा सही है, वत्स का कौशाम्बी ये भी सही है, कौशल का क्षेत्र ये भी सही नहीं है, कौशल का होगा श्रावस्ती, श्रावस्ती है ना, श्रावस्ती महाजनपद, इसकी राजधानी। मत्स्य का विराटनगर ये भी सही है, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक। चलो आगे आ जाओ। अगला है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, कंडीशन बेस्ड सवाल है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। बिल्कुल ये तो सही है, ठीक है, साथ साथ कर रहा हूं। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, ये भी सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, नहीं तब नहीं। सरकार की आलोचना करता है, ये भी नहीं। तो केवल एक और दो स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएंगे। आगे आते हैं, आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो बहुत आसान और बहुत अच्छा सवाल है ये। जब आप इन ऑप्शंस को कर रहे होंगे ना, तो ये जो समान आचार संहिता है ना, इसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा गया है, जो कि आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 44 में। तो इसको बाद में नहीं जोड़ा गया, ये तो पहले से ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में थी, ये सब अलग से जोड़े गए। तो आपने इसको पढ़ लेना है, जैसे 39A में ये है ना, 43B में ये है, शोषण से बच्चों एवं अल्पायु की सुरक्षा, ये देख लेना किस में, 46 या 45 में से किसी एक में है ये। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, हम नजदीक खत्म है करने पर हैं। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो नीति आयोग की प्रकृति स्वरूप विकेंद्रीकृत है, बिल्कुल विकेंद्रीकृत प्रकृति है इसकी, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, बाकी अन्य सदस्य इसके जो राज्य के हैं वो इसके सदस्य होते हैं। नीति आयोग में केंद्र सरकार और सभी राज्यों की सरकारें नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में हिस्सा लेती हैं, बिल्कुल सही है। नीति आयोग में योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के विषयों को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो ये तीनों के तीनों ही सही हैं। आ जाओ आगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान किस देश से बेहतर है? तो भारत का स्थान जो है वो बांग्लादेश से बेहतर है? नहीं। श्रीलंका से बेहतर है? नहीं। नेपाल से बेहतर है? नहीं। अफगानिस्तान से बेहतर है।
आ रही है बात समझ में? बहुत ही स्थिति खराब है हमारी उसमें, उनके इंडेक्स के हिसाब से। चलो अब यहाँ पर से रीजनिंग के सवाल हैं, तो रीजनिंग के सवाल हम कैसे करेंगे? रीजनिंग के सवाल जो है देखो पूरे सॉल्व कराए जाए तो एक समस्या उत्पन्न हो सकती है फटाफट से, तो कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी ही आंसर पता चल जाए। यदि माह का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 12वें दिन से 15वां दिन कौन सा होगा? तो प्यारे साथियों शनिवार होगा, इसको सही से सॉल्व करना निकल जाएगा। आगे बात करते हैं, दी गई आकृति में कागज को मोड़कर छिद्र किए गए हैं, उत्तर आकृति ज्ञात करें। मतलब एक पूरा पेपर था ऐसा मान लो ट्रायंगुलर शेप का, पहले उसमें छेद किया, फिर उसे मोड़ दिया, माफ करना, फिर पहले उसे मोड़ इतना मोड़ दिया, आधा मोड़ दिया, आधा मोड़ने के बाद फिर उसे इतना कोना मोड़ दिया, फिर उसे इतना मोड़ा और यहाँ पर एक पंच कर दिया। अब इसे खोलेंगे तो ये पहले यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, है ना? तो कौन सी आकृति निकलेगी हमारे पास? ये तीसरी वाली आकृति हमारे को निकल करके मिलेगी। आगे आते हैं, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? ये बताना है। इसका आंसर 40 वर्ष आपको मिलेगा। आगे आते हैं, कथन, कुछ जूते कोट हैं, कुछ कोट बटन है, कोई बटन जूता नहीं है, कुछ जूते बटन है। तो देखो जूते, कुछ जूते क्या है? कोट है, ठीक। कुछ कोट बटन है और कुछ कोट क्या है? बटन, बटन है, बटन, ठीक है। तो कोई बटन जूता नहीं है, कोई बटन जूता नहीं है, ठीक है, ये निष्कर्ष है, ठीक। ये हम कह नहीं सकते। कुछ जूते बटन है, कुछ जूते बटन है, तो भाई ऐसा हो सकता है ना कि यहां पर से बना हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो आंसर होता है वो आंसर इन्होंने दिया है, यदि निष्कर्ष एक निकलेगा या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, या तो एक या दो निष्कर्ष, है ना, दूसरा अनुसरण करता है, या तो एक निष्कर्ष करेगा या दो निष्कर्ष करेंगे, ठीक है ना। चलो दूसरा वाला निष्कर्ष करेगा। निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, इसमें गैप कर दो, 8 15 7 का, 36 में से 15 जो जाएंगे वो कितना हो जाएगा? 16 में से 5 गए तो हो जाएगा 11, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 9 में से 6 गए 3, और 9 में से 3 गए 6, तो 3 गुना का डिफरेंस हो रहा है, 3 गुना का, 3 गुना का, फिर यहाँ पर 3 गुना का हो जाएगा। 8 में से 9, 18 में से 9 गए 9, 17 में से 9 गए 8, 189, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो फिर यहाँ से 3 गुना कर दो, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 24 26, 2 3 1 जा 3, 567, ये जोड़ दो, 8 7 15, 855 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक। इसके बाद है, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अगर लुप्त संख्या की बात करें तो ये 26 है इंग्लिश में, 26 से 25, 25 से फिर 23 हो जाएगा, 23 के बाद मतलब यहाँ पर कम किया 1, यहाँ कम किया 2, यहाँ कम करेगा 3, 1 2 3 कम करेगा, 3 कम करेगा तो टी आ गया, ठीक है ना। 24 2 3 फिर 4, 4 कम करेंगे 19 से तो पी आ जाएगा, पी है नहीं तो ओ आ जाएगा, ये हो जाएगा, यही क्रम संख्या है ना इसमें, पी ओ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो लुप्त संख्या बताएं, लुप्त संख्या बतानी है इसमें, फटाफट से आपको करना है, तो लुप्त संख्या हो जाएगी 142। कैसे आया ये 142? फटाफट इनको जोड़ करके और डिवाइड करके कर देना, जोड़ करके घटा देना, आ जाएगा आंसर कुछ, ठीक है। तो ये थे 97 सवाल, बाकी भी सवाल होने चाहिए इसमें। ये वाला आंसर है ना, इसमें 16 मिटा देना, इस क्वेश्चन को करना आराम से आप लोग। इसका आंसर बता दे रहा हूँ आप लोगों को, इसका आंसर जो है वो ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, ये जब क्वेश्चन आप कर रहे होंगे तो इसका आंसर सी आ जाएगा, है ना। इसका आंसर ANDAN आ जाएगा, अगर आप इसे देखेंगे तो ये एंड बनेगा, फिर से एंड बनेगा, फिर से एंड बनेगा, एंड बनेगा, एंड बनेगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। चलो आगे देखो, क्रम अनुसार लगाएं, तो ये 100 क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इसको क्रम से लगाना है, जो जो डिक्शनरी में जैसे लिखा होता है, जो अल्फाबेटिकली इसको ऑर्डर पे लगा करके आपको इसको क्रम में लगाना है। अगर हम इसके क्रम की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप देखेंगे कि सबसे पहले आप देखोगी LIV LITT, और ये TT वाले जो शब्द हैं यहाँ से अगर हम शुरू करें तो लिटरेरी, यानी कि 4 वाला पहले आ जाएगा, बिल्कुल 4 वाला है लगभग लगभग, ठीक है। अब 2 पहले आएगा या 3 पहले आएगा या 1 पहले आएगा? तो 2 लिटर और लिटिल, है ना, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें 2 पहले मिल जाएगा, तो यानी कि ये वाला मिल जाएगा पहले, अगर हम देखें तो। उसके बाद 3 पहले आएगा या 1 पहले आएगा? तो 3 की बात करें तो लिटिल और 1 लीव, तो बस ये तो लास्ट में ही आना है, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। ये थे दोस्तों 100 क्वेश्चन जो हमने आपके सामने क्लर्क एग्जाम के लिए, जो उत्तराखंड में जो क्लर्क का एग्जाम होना है ना,
उसके लिए हमने आपके सामने रखे क्लर्क के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा, आप इसी तरह के प्रैक्टिस सेट हमारे से खरीदना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन सेट, ऑनलाइन पेपर प्रैक्टिस सेट जो है वो खरीद सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको जो भी जानकारी चाहिए वो हमारे दिए गए नंबर पर मिलेगी, और आप पाठशाला ऋषिकेश का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा ही प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा सैटरडे को, हर सैटरडे को हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।